सुशील व्यास जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले शेट्टी साहब ने कह दिया कि भाई इंपोर्ट करना पड़ा है। अब मैं कहती हूं कि विचारधारा यहां पर वोटर के मन में कैसे समझ में आएगी, क्योंकि आपकी पार्टी तो टूट गई। कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बरकरार रखा जाएगा जब एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा और उसमें से एक समान विचारधारा टूट के बाद चली जाती है कांग्रेस के साथ? मेघा जी, आपकी बात से मैं आंशिक रूप से असहमत हूँ। और पांडे जी जो शुरुआत में कह रहे थे कि मुख्य रूप से शिवसेना जो है, परम श्रद्धेय बाला साहेब ठाकरे द्वारा जो बनाई गई शिवसेना है, वो शिवसेना है। और वो विचारधारा जो है वो सही माने में शिवसेना की विचारधारा है। और उस विचारधारा को लेकर हमारे माननीय नेता वर्तमान मुख्यमंत्री शिंदे जी आगे बढ़ रहे हैं। जब 2019 में जो चुनाव लड़ा गया, वो जिन विचारधारा को लेकर लड़ा गया, और चुनाव के बाद जैसे ही नतीजे आते हैं, माननीय उद्धव ठाकरे जी ने जो एक अलग फैसला लिया, उससे कई लोग थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। और धीरे धीरे 2022 आते आते हम बड़ी मात्रा में शिंदे जी के नेतृत्व में एमएलए इकट्ठा हुए और उन्होंने निर्णय लिया माननीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा में हम लोग वापस जाएं। और जिस पार्टी के साथ हमने 2019 में जनादेश प्राप्त किया है, भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ मिलकर के हमको सरकार बना करके जनता के हित में काम करना चाहिए। और वही हुआ जून 2022 में। और उसके बाद लगातार बड़ी तेजी से महाराष्ट्र के अंदर एक मजबूत सरकार, राज्य सरकार के रूप में काम कर रही, जैसे पांडे जी ने जिक्र किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना तेजी से हुआ, मैं समझता हूं हमें कहते हुए गर्व होता है कि शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार राज्य में काम कर रही है, इस समय देश की सर्वश्रेष्ठ सरकारों में से एक है। जो उन्होंने गिनाया, कोस्टल रोड, समृद्धि महामार्ग, अटल सेतु, अभी मुंबई में जो मेट्रो का जो जाल बिछ रहा है, तमाम। नहीं, लेकिन मेरा सुशील व्यास जी, मेरा ये कहने का मतलब है कि कांग्रेस और एनसीपी जब साथ आए, कांग्रेस और एनसीपी, सुशील व्यास जी जब साथ आए, तो उससे बीजेपी शिवसेना की सीटें तो घटी है ना, रोड पे निकल आया, उससे बीजेपी शिवसेना की सीटें तो घटी है ना सुशील व्यास जी। उन्होंने आंदोलन चलाया और देखा हमने कि वो जो पर्यावरण का जो एक खतरा हमें लग रहा था, वो काफी नीचे आया। और उसको जो सुशील जी, अब तक मेरी आवाज विभाग है, उन्होंने माना कि वो पर्यावरण का खतरा टला। तो इस तरह से जो एक विजन के साथ, एक मजबूती के साथ, एक टीम वर्क के रूप में शिंदे जी, फडणवीस जी और अजित पवार जी काम कर रहे हैं, वो जनता को भा रहा है। जनता ये नहीं देखती कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस पार, जनता ये देखती है हमारे लिए जो जिनको हमने चुन के भेजा है, वो जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है। और ये गवर्नमेंट डिलीवर कर रही है। जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, एक बार इसको कंफर्म करेंगे। और सुशील जी, आप भी मुझे बताइएगा अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। मैं आपके पास लौटती हूँ वापस। डॉक्टर सीमा मलिक भी हमारे साथ है, एनसीपी शरद गुट की प्रवक्ता है। डॉक्टर सीमा मलिक, जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं कि एमएम फैक्टर की बात हो रही है महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी जबरदस्त, मराठा और मुस्लिम फैक्टर, लेकिन एक बड़ा झटका तो शरद पवार को लगा ना, जब अजित पवार उनसे अलग हुए, जिस तरीके की परिस्थितियां पैदा हुई, जिस तरीके से उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई, लेकिन अंत में क्या हुआ, अजित पवार चले गए और इसके साथ सरकार पर एक बड़ा संकट पैदा हुआ। अब बिना अजित पवार के, एक तरफ सुप्रिया सुले, दूसरी तरफ अजित पवार, ये स्थिति एनसीपी कैसे देख रही है? और ये जो एमएम फैक्टर है, उसमें कहा जा रहा है कि शरद पवार ने जो मराठा और ओबीसी के ध्रुवीकरण की कोशिश की है, वो आपको एक मदद करता हुआ चुनावों में नजर आएगा। ऐसा है क्या? नुकसान क्या है और चुनौतियां क्या है? ऑडियो नहीं आ रहा ठीक से। सीमा जी आप म्यूट हैं शायद अपने एंड पर, एक बार चेक करेंगे मैम। आवाज आ रही है आपको? जी अभी, हाँ अब आई। जी मैम, तो देखिए मैं आप ज़्यादा ठीक से सुन नहीं पाई, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत सुना है। देखिए जहाँ तक आप शायद ऐसे लास्ट में बोल रही थी कि अजित पवार जी के जाने से हमें बहुत झटका लगा है, तो देखिए ये सब बातें मैम बहुत पुरानी हो गई है और कोई झटका वटका नहीं है, पूरे उससे हम लोग लड़ रहे हैं। और देखिएगा महाराष्ट्र में अपनी हम लोग किस तरह से हम जीतेंगे, ये भी आप देखिए। सीमा जी आपका ऑडियो भी मैं करेक्ट करवाऊंगी, आपका ऑडियो भी मैं करेक्ट करवाऊंगी। सीमा जी वापस मुझे रिपीटेड साउंड आ रही है, मैं एक बार आपका ऑडियो करेक्ट करवाती हूं और उसके बाद दोबारा से मैं इस जवाब के लिए आपके पास आऊंगी। एआईएमएम से दानिश कुरैशी साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं। दानिश साहब, 3 सीटें कहा तो ये जा रहा है कि एआईएमआईएम के लिए कोई जगह बची भी है क्या? अगर बची है
तो कैसे और किस तरीके से, किस आधार पर? क्योंकि इस बार तो ऐसा लग रहा है ना कि पूरी की पूरी पार्टी टूट के बाद जो गठबंधन बना, यानी कि अलायंस दूसरी तरफ और महायुति, इन्हीं के बीच में लड़ाई है, तो MIM वहां पर कहां स्टैंड कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने हलचल ये कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी और उसका जो साथी वो है अलायंस, वो किस तरीके से सत्ता में रोका जाए। लेकिन जिस तरीके से जो पार्टियां तो अपने आप को सेक्युलर पार्टियां कहती हैं, उन तमाम पार्टियों ने जिस तरीके की राजनीति बनाई, देखिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपको याद हो तो पिछले साल शुरुआती दौर में कह रहे थे कि आपको अगर मुकाबला करना है बीजेपी से तो आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाना पड़ेगा, पूरे 543 सीट को इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा। लेकिन गठबंधन की अगर मानी जाए तो गठबंधन में एक पार्टी के मुखिया वो अपने आप को अलग तरीके से पेश करते हैं, दूसरी पार्टी के मुखिया अपने आप को अलग तरीके से पेश करते हैं, तीसरी पार्टी के मुखिया अपने आप को अलग तरीके से पेश करते हैं। इस गठजोड़ में जो पूरा मामला है, लड़ाई जो करनी है जिन लोगों के सामने, राजनीतिक लड़ाई में आप अपना चेहरा बनाने के चक्कर में जिस तरीके से देश की आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस नीति के खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी बात रखी थी कि अगर हमको इनसे मुकाबला करना है तो अगर आप फेस बनाने की बात करेंगे तो किसी की पार्टी का नेता अपने आप को प्रधानमंत्री के लिए बात करता है, कोई दूसरी पार्टी, उत्तर प्रदेश की कोई पार्टी है वो अपने आप को प्रधानमंत्री के लिए, और अलग अलग तरीके से आपने लड़ाइयां भी देखी होंगी कि हम उनकी क्या वैल्यू है या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता रहा। दिक्कत यह है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ हम कैसे लड़ सके, और जहां जहां हम कर सकते थे वहां हमने किया। हमने फिर उसके बाद खुला मैदान इनको छोड़ के रखा है। इसके बाद 2024 के बाद इनके पास अब कहने को कुछ भी नहीं रहेगा कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है उसकी बदौलत से हम आ रहे हैं। मतलब बस आप इसी से बचना चाहते हैं कि ये बस ये ना कहें। हाँ जी, बात मचने की नहीं है। बात ये है कि जिस तरीके की लड़ाई, और खास करके महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर में तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरा माहौल बिगाड़ के रखा है, एक तरफ शिवसेना और शिवसेना, एक तरफ एनसीपी और एनसीपी, दूसरी तरफ सो कॉल्ड सेक्युलर कांग्रेस जिसने जाके पहले सरकार बनाई फिर अलग हो गए, तो ये तो खुद क्या नहीं कर पा रहे, चाहते क्या और करना क्या। ठीक है, इसका जवाब मैं राजीव जी से लूंगी, लेकिन रामकृपाल सिंह सर आपके पास आते हुए, आपके पास मैं सबसे लास्ट में इसीलिए आई हूं क्योंकि सारी जितनी भी पार्टीज हैं उनका टेक आपने सुन लिया है। अब इसी बीच में मुझे ये बताइए कि यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या नजर आता है? MM फैक्टर की अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की, मराठा और मुस्लिम फैक्टर, वो किस पार्टी को कितना बेनिफिशियल, जो पार्टीज टूटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्टीज, मैंने इसीलिए कहा क्योंकि 2019 से 2024 का इसीलिए डिफरेंट नजर आता है क्योंकि हमेशा ये कहा जाता रहा कि जो केंद्र की सत्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, लेकिन इस बार ये ऐसी स्थिति महाराष्ट्र के लिए बनी हुई है क्योंकि महाराष्ट्र इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो रखा है कि वहां का वोटर कैसे तय करेगा कि उसको चुनना किससे है, क्योंकि पार्टियां टूटी हैं और गठबंधन अलग अलग हैं इस बार। बहुत सारे सवालों का जवाब आपके अपने जो आप बोल रही थी मैं उसी में से निकाल रहा हूँ। एक तो आपने ये बिल्कुल सही कहा कि महाराष्ट्र की जो इस समय की स्थिति है शायद इस पूरे देश में किसी भी सूबे से बिल्कुल डिफरेंट है। हर पार्टी में दो पार्टियां हैं, यानी आप यूं समझ लीजिए कि जिस महाराष्ट्र में 5 क्षेत्रीय दल हैं, 5 क्षेत्रीय दल मतलब एक शिवसेना, 2 एनसीपी और दो शिवसेना, 2 एनसीपी, करीब 4 हो गए, आप समझ लीजिए। और क्षेत्रीय दल जो एक इनके साथ नहीं है, जो अम्बेडकर जी अलग हो गए, उस तरह जोड़ ले तो 5-6। सवाल इस बात का, मैं एक बात कह रहा हूँ, जनता के सामने, जनता जब वोट देने जाएगी तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि हम वोट दे क्यों रहे हैं। ये वोट एक प्रधानमंत्री चुनने के लिए हो रहा है। और मैं फिर कहता हूँ 2014 में बीजेपी नहीं, मोदी जीते थे। मोदी के नाम पे एक रेफरेंडम था, इस देश को मोदी चाहिए या नहीं चाहिए। 19 में भी मोदी के नाम पे रेफरेंडम था।
24 में भी बिल्कुल सीधी बात है, मोदी आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अब सवाल उठता है जिसको मोदी नहीं चाहिए तो फिर सोचेगा कि मुझे कौन चाहिए। तो क्या महाराष्ट्र प्रधानमंत्री देने जा रहा है? उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री बनेंगे, शरद पवार प्रधानमंत्री बनेंगे, शिंदे प्रधानमंत्री बनेंगे? वहां की जनता जानती है कोई नहीं। सीमा जी, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो आज बहुत सारे विवाद जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये 6 महीने के बाद जब महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव आएंगे तब ये विवाद ज्यादा गंभीर होंगे। उसके पहले अभी तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूं 17 अप्रैल को सारे ओपिनियन पोल का आखिरी दिन था और सारे ओपिनियन पोल 15, 16, 17 में अपना प्रेडिक्शन दे दिए। आपके चैनल पर खुद अगर पोल ऑफ द पोल्स देखेंगे तो उसका निष्कर्ष क्या था? 88, 370, 360 के आसपास। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि एक महीने में ऐसा क्या हो गया है कि सारे समीकरण बदल गए। तब भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जो बीजेपी के वाला गठबंधन है उसको ही दिखा रहे थे। अब मैं नहीं जानता कि इस एक महीने में अचानक, और एक बात और कहता हूं, आपने अभी कहा था कि शरद पवार, किसी ने कहा था ओबीसी शरद पवार के साथ कब रहा है भाई? देखिए, मैंने ही उसका मराठा और ओबीसी वाले उस ध्रुवीकरण वाली राजनीति का जिक्र किया था।